नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान में सिचुएशंस फिर से खराब हो गई है। राजधानी इस्लामाबाद में जम करके हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है। डी चौक जो बिल्कुल वीआईपी एरिया में है, जहां सिविल सेक्रेटरिएट है, पार्लियामेंट है, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति भवन है, उस एरिया में बड़े-बड़े कंटेनर लगाए गए थे ताकि इमरान खान समर्थकों को वहां तक आने से रोका जा सके। लेकिन न केवल वो वहां पहुंचे, बल्कि बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ है। अब तक की सूचना ये है कि 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 या 4 अर्धसैनिक बलों के या सेना के हैं और बाकी सिविलियंस हैं, और 100 के आसपास सुरक्षा बलों के जवान या सेना के जवान घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत खराब है। अस्पतालों में उनको दाखिल किया गया है। वहां के गृह मंत्री का ये दावा है कि अब हमने डी चौक का पूरा एरिया जो है वो खाली करा लिया है। बल प्रयोग किया गया है, सेना को तलब किया गया है, कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये टेंस सिचुएशन आई क्यों? और अब तो इमरान खान की बीवी बुशरा पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं, लोगों को उकसाया है। तो पूरे हालात को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एक घटना की जानकारी मैंने आपको दी है, जो इस्लामाबाद में घटी है पिछले 24 घंटे में, 36 घंटे में। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अलग-अलग प्रोविंसेस में, यहाँ तक कि पीओजे में, बलूचिस्तान में, फ्रंटियर में, दूसरी जगहों पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ काफ़ी अरसे बाद जुड़ रहे हैं, आप सबके भी चहेते हैं और मेरे भी चहेते हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। उनको जोड़ कर के हम इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। अमजद भाई, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। मिर्जा साहब, बताइए वहाँ के हालात इस समय क्या हैं और ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है? चौधरी साहब, ये सिचुएशन अचानक नहीं क्रिएट हुई। ये एक पूरा पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का जो गला घोंटने की साजिशें होती हैं, और कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला चल रहा है, ये उसका नतीजा है। और अब अवाम जो है वो तंग पड़ चुकी है। अब आपने जिक्र किया बुशरा बीबी का भड़काऊ बयान का। देखें, उनसे ज्यादा भड़काऊ बयान तो नवाज शरीफ ने और उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने उस वक्त दिए जब इमरान खान की सरकार थी और ये जलसे करते थे, डायरेक्ट फौज को अटैक करते थे। ये डायरेक्ट आईएसआई के डीजीआईएसआई फैज हमीद को नाम लेके अटैक करते थे। बाजवा जो आर्मी चीफ थे उस वक्त, उनका नाम लेके उनको अटैक करते थे। तो बुशरा बीवी के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकली जाहिर है, एक सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, द मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान हैज एवर सीन इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। जुल्फिकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा और बेनज़ीर से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान इस वक्त। तो उन पे आप केसेस आप बनाते हैं 200 के करीब, और फिर उसमें से हर केस से वो बरी हो जाते हैं, तो आप एक नया केस डाल के उनको जेल से ही बाहर नहीं आने देते, तो ना उनकी जमानत होने देते हैं, और आप डिनाई कर रहे हैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। दूसरा, एक उनका जाहिर है उनके वो शौहर भी हैं, तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो अपने शौहर के लिए भी जदोजहद कर रही हैं। तो ये कोई उन्होंने भड़काऊ बयान ऐसा नहीं दिया। जाहिर है पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी कंट्री में, अनलेस के वहाँ डिक्टेटरशिप हो, वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो तो एक ह्यूमन राइट है, और इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। वायलेंस तो रियासत की तरफ से हुआ, और इन्होंने पहले सड़कें खोद दी और बड़े बड़े खड्डे बना दिए ताकि ऊपर से ट्रैफिक ना गुजर सके, और वो भी पब्लिक मनी से बनती हैं सड़कें।
वो अपनी जेब से थोड़ी बनाते हैं गवर्नमेंट वाले। इसी तरह इन्होंने जगह-जगह कंटेनर खड़े किए, ब्रिज इन्होंने गिरा दिए कई जगहों पे, ताकि ट्रैफ़िक जो है वो क्रॉस ना कर सके। उसके बाद जैसा आपने ज़िक्र किया, इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनर्स का सिटी बना दिया, और वायलेंस पाकिस्तान की रियासत ने शुरू किया, और उन कॉन्वॉयज़ पे जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, कॉन्वॉयज़ ने तो कोई वायलेंस नहीं किया, उन्होंने तो फिर रिटेलिएट किया। आपने जब टियर गैस फेंकी, फायरिंग की, लाठीचार्ज किया, तो फिर उन्होंने भी रिटेलिएट किया। और जैसा आप बता रहे हैं, पुलिस वाले भी इसमें मारे गए हैं, कुछ प्रदर्शनकार भी मारे गए हैं, और बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। और जो एनडीटीवी की अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए गए हैं। जी हाँ, ये देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जी जी, हाँ। ये दिए गए हैं। तो मतलब है कि आपके मुल्क पे किसी ने हमला कर दिया है बाहर से, या आप किस किस्म का ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? इसका मतलब ये है, इतना वायलेंटली रिएक्ट जो स्टेट कर रही है इस पीसफुल प्रोटेस्ट को, तो इसके एक ही मतलब निकलता है कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और ख़त्म हो जाएगा। उनको पता है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और यहाँ धरना होगा, तो वो इतने अनपॉपुलर हैं कि फिर वो एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि रेफरेंडम की तरह हो जाएगा उनके लिए, दुनिया की आँखों के सामने कि देखो जी, ये लोग तो पाकिस्तान के इनको नहीं चाहते। तो अभी देखना है कि आगे क्या होता है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, पीओजेके में डेली की बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां पे भी इन्होंने बजाय पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुली हैंडल करने के, इन्होंने वहां पे भी गोली का सहारा लिया। और अब इन्होंने पीओजेके में 29 अक्टूबर को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैन कर दिए तमाम पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स और पीसफुल मार्चेस और रैलीज को। तो जैसे ही वो आता है ऑर्डिनेंस, तो पहले से ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं पीओजेके में। रावला कोर्ट में प्रदर्शन बड़ा शदीद हुआ, और उसमें कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा हुई। वहां से वो कोटली तक आ गया प्रोटेस्ट, फिर मुजफ्फराबाद में आ गया, फिर बाग में पहुंच गया, हजीरा पहुंच गया। पूरा पीओजेके इस वक्त जो है वो एक किस्म का, यूं समझ लें कि एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द स्टेट एंड द कॉमन पीपल। तो अब 5 दिसंबर को पीओजेके में स्ट्राइक की कॉल दी गई है, और इनडेफिनेट स्ट्राइक की कॉल दी गई है। पहले तो ये होता था कि एक दिन की स्ट्राइक है जी, मसलन 5 फरवरी को जनरल स्ट्राइक होगी जो हमने देखी, तो वो एक दिन की स्ट्राइक थी। मई में जो था वो 11 मई को जो हमने स्ट्राइक देखी, वो एक दिन की स्ट्राइक थी। अब जो स्ट्राइक इन्होंने कॉल की है, वो इन्होंने कहा इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो जनरल स्ट्राइक की जाएगी। और उसको बड़ी सपोर्ट है ट्रेडर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, लॉयर्स की, और जो जिनको तनख्वाहें नहीं मिली उनको, उनकी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो खामोश सपोर्ट उनकी भी है, और पेंशनर्स की भी सपोर्ट है, हेल्थ वर्कर्स की भी सपोर्ट है। तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। आप देखें केपीके में 100 से ज्यादा जो है आम शहरियों को नामालूम अफराद ने गोली मार के कत्ल कर दिया। वो शिया थे सारे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में शदीद प्रदर्शन शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी छोटा बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो शियास को कत्ल किया है, ये किसने किया है, क्यों किया है, इसका पता किया जाए। बलूचिस्तान में आप देख लें, पिछले महीने 26 फौजियों को रेलवे स्टेशन पे वो खड़े थे, तो वहां पे धमाका करके मार दिया। रोज ही मरते हैं वहां पे बलूचिस्तान में। कराची में आप देखें, 2 चीनियों को मार दिया, फिर से इंजीनियर्स को। तो कहाँ है पाकिस्तान का, कौन सा ऐसा खिता है या शहर है जहां इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, या जहां इस वक्त जो है वो इस किस्म की गड़बड़ नहीं है? हर जगह हो रही है जी।
बाकी जगहों पर तो मैं आता हूँ अमजद अयूब मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान से इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं ये लोग। चुनाव भी जब हुआ तो तरह-तरह की पाबंदियाँ, तरह-तरह के बहाने तलाश किए गए, नुक्ताचीनी की गई उनकी पार्टी को रोकने की। उनकी लोकप्रियता के बारे में सब जानते हैं कि अगर ठीक तरीके से चुनाव हो जाते, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जो भी इन्होंने कारकर्दगी की है उनके बिना होते तो इमरान खान की पार्टी ही सत्ता में आने वाली थी। और ये सर्वे भी बताते हैं और वहाँ के ज़मीनी हालात भी बताते हैं, और अब इमरान खान को छोड़ भी नहीं रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि बहुत सारे मामलों में ऑलरेडी उनको ज़मानत मिल चुकी है, फिर भी नहीं उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या इमरान खान के कोई ह्यूमन राइट नहीं है? और इतने बड़े मतलब आपने खुद बताया कि बेनज़ीर भुट्टो से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं इमरान खान, नो डाउट। हमने तब भी देखा था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो क्यों नहीं उनको बाहर आने देना चाहती है नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की ये सरकार? देखिए, पहली बात तो चौधरी साहब ये समझना चाहिए कि ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सरकार जो है, ये फौज की फ्रंट शॉप है। ये फौज ने बनवाई है, ये फौज के बंदे हैं, ये वही काम करेंगे जो फौज इनसे करवाएगी या इनको कहेगी। अब आपका जो सवाल है की तरफ आते हैं कि इमरान खान को क्यों बंद किया हुआ है और इमरान खान इतने पॉपुलर होने के बावजूद जो है उसको क्यों पावर में नहीं आने देती। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि इमरान खान जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, उस पे जो फौज का कंट्रोल है, उसको खत्म करके सिविलियन सुप्रीमेसी जो है इकॉनमी पे वो कायम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपको याद होगा सी पैक भी इमरान खान के दौर में रुक गया था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सी पैक, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मोर towards developing local economy from cottage industry upwards. तो पाकिस्तानी फौज जो है 100 बिलियन की इकॉनमी है उनकी, वो कैसे किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करेंगे जो उनकी इकॉनमी के ऊपर जो गिरफ्त है, जो गलबा है, उसको चैलेंज करे या उससे उनको खतरा महसूस हो, तो वो उसको कभी भी नहीं आने देंगे। और पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कोशिश की इक़्तिदार में आने के बाद, बेशक वो फौज ही लेके आई उनको, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी स्पेस देखी तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से सिविल जो है, यानी कि प्राइवेट जो सिविल कंपनीज हैं उनको आगे लाया जाए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया जाए, और पार्लियामेंट जो है वो अपना फुट पुट डाउन करे इकॉनमी के ऊपर। तो हमने देखा उनको हटा दिया गया, भुट्टो को भी हटा दिया गया, उसके बाद बेनज़ीर को हटाया गया, फिर नवाज शरीफ को हटाने की भी वजह ये, नवाज शरीफ को जब पहली दफ़ा हटाया था तो उसकी वजह ये भी यही थी कि ये फौज के साथ इनका क्लैश हो रहा था, और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वो नवाज शरीफ पे दबाव डाल रहे थे कि आप जीएसटी जो है वो नाफिज करें। पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स नहीं था पहले, तो ये कह रहे थे कि आप 17% जीएसटी नाफिज करें। तो वो नवाज शरीफ को पता था मैंने जीएसटी लगा दी तो अगला इलेक्शन हार जाऊंगा, तो वो इनकार कर रहे बिल्कुल। थे, इसीलिए उनको हटा दिया गया रास्ते से। तो इमरान खान को अब ये इसलिए हटाना चाहते हैं, नहीं ला रहे या उसको हटाया है कि बेसिकली उसने इकोनॉमिक हाइट्स पे और जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे आर्मी को चैलेंज किया। आपको याद है कि वो रूस चले गए थे, उन्होंने कहा भाई हम रूस जो है वो जो भी है, हमने तेल सस्ता रूस से लेंगे हम। तो बिल्कुल। उसमें जो जो कमीशन फौज खा रही है तेल की स्मगलिंग में और दूसरे तरीकों से, जो ईरान से जो स्मगल होकर तेल आता है वो सारा फौज उसको कंट्रोल करती है। और तो वो सारा सिस्टम बंद होने का खतरा जब सामने मंडलाया तो फिर उसको उन्होंने हटा दिया। उसको तो अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो जी जी। मॉस्को तो क्यों फौज, चले गए। पाकिस्तानी फौज अमेरिका की है ना, एलाई। डॉक्टर साहब, जब तक ये आसिम मुनीर रहेंगे सेना अध्यक्ष, तब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है।
देखिए, अब मुस्तकबिल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सियासत में बाजी किसी वक़्त भी पलट सकती है। आसिम मुनीर एक्सटेंशन अगर मिलती है उनको, तो सूरत-ए-हाल कुछ और होगी, एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, अगर वो बेहतर नहीं होती, तो ये भी हो सकता है कि जो है वो इलेक्शन बुला लिए जाएँ जल्दी। लेकिन अगर इलेक्शन जल्दी बुलाएँगे तो फिर उसमें इनको इमरान खान के साथ डील करनी पड़ेगी। अब इमरान खान उसमें कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बात देखने वाली है। लेकिन इस वक़्त बहुत प्रेशर है। कई जो सेनेटर्स हैं उनके बच्चों को, जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, स्टूडेंट्स हैं या जॉबें कर रहे हैं, उन पीटीआई के सेनेटर्स के बच्चों को उठा लिया है, एमएनएस के बच्चों को उठा लिया है और सेफ हाउसेस में ले गए हैं दबाव डालने के लिए इनके ऊपर। पीटीआई के एमएनएस और पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं उन पे, कि वो इस प्रदर्शन में हिस्सा ना लें, वो लोगों को ना लेके आएं। तो ये सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, महँगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो वहाँ पर आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं बचा था, उसको एमएनएफ के पास भाग-दौड़ लगानी पड़ रही थी। कभी सऊदी की तरफ देखते थे, कभी चीन की तरफ देखते थे। आज क्या सिचुएशन है वहाँ की? अभी भी वैसी की वैसी हालत है या कुछ सुधार हो पाया है? देखें, अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हर कंट्री के लिए, वो क्रूशियल होते हैं क्योंकि पेमेंट्स करनी होती है इंपोर्ट्स की। तो वो जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं, उसमें जो बढ़ोतरी आती है या जो इजाफा होता है, वो आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू से होता है। बिल्कुल सही है। और आप देखें कि पाकिस्तान जो है, ये इसका तो कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं है। इसके पास तो कोई मैन्यु ये तो कुछ सवाए टेररिज्म के और सुसाइड बॉम्बर्स के तो कुछ बनाते ही नहीं हैं। और जो असला बनता है और बिकता है, असला पाकिस्तान का असला बिक रहा है इस वक़्त, यूके खरीद रहा है क्योंकि वो यूक्रेन भेज रहे हैं उसको। तो वो पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्रियाँ इस वक़्त वाहिद कारखाने हैं जो चल रहे हैं। लेकिन वो सारी इनकम भी तो फ़ौज के पास जा रही है ना, वो कोई सिविल गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रही। तो जब आपकी कमाई नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? लिहाजा ये सब जाली फिगर्स हैं इनकी, फेक हैं। रियल टाइम में तो ज़ीरो है फॉरेन एक्सचेंज। बाकी इधर से किसी ने कर्जा दे दिया, किसी ने अपने पैसे रखवा दिए आपके अकाउंट में फॉरेन करेंसी, जैसे सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन रखवाया था, ऐसे चाइना ने रख दिया 1 बिलियन। तो उसको जमा कर के तो आप अगर ये कहें कि जनाब हमारे पास 6 है या 8 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब तक 100 बिलियन कम से कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना हो, मैं नहीं समझता कि आप उसको एक स्टेबल फॉरेन रिजर्व कह सकते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देश को चलाने के लिए इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, पाकिस्तान जैसे देश को चलाने के लिए। अब डॉक्टर साहब, उधर बलूचिस्तान और केपीके का आपने ज़िक्र किया था। वहाँ की सिचुएशंस जो हैं वो बार-बार बिगड़ क्यों रही हैं? और मेरी सूचना तो ये भी है, आप शायद इसको सही तरीके से विश्लेषित करेंगे कि चीन भी अब अपने आप को वहाँ फँसा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो कैसे हैंडल करे इन चीज़ों को, क्योंकि उसके इंजीनियर, उसके अफ़सर वो बार-बार निशाने पर लिए जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं वहाँ पर। उसका इतना इन्वेस्ट हो चुका है कि वो निकल भी नहीं सकता है, वहाँ रहे तो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए कैसे? देखिए चौधरी साहब, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, वो अब ज़ख्मी हो चुका है। और अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना, और वहाँ पे भी उनकी कोई भी बीआरआई के हवाले से डील नहीं हुई। और उन्होंने, क्योंकि चाइना का जो बीआरआई का प्रोजेक्ट है, ये
कर्जे पे चलता है, यानी वो आपको कर्ज देते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम ये चीजें डेवलप करेंगे, पैसा हमारा होगा, इंजीनियर्स हमारे होंगे, लेबर बेशक आपकी हो, लेकिन ये है कि ये कर्जा होगा और इतने सालों में आपने वापस करना होगा। और ये मॉडल हमने श्रीलंका में, जिबूटी में और कई देशों में हमने ये मॉडल देखा, और दुनिया अब होशियार हो गई है। दुनिया को पता लग गया है कि ये जो चाइना कहता था कि भाई हम वर्ल्ड को डेवलप कर रहे हैं, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक इंक्रोचमेंट हो रही है, ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है। और ये तो हमें तो इसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अब नेपाल वालों ने कहा है कि हम बीआरआई के लिए अगर आपने कोई ग्रांट देनी है तो वो हम ले लेंगे, लेकिन हम कर्जा लेके हम कुछ प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे यहाँ पे। यही सूरत पाकिस्तान की बनी है। पाकिस्तान को इतना कर्जा ले लिया चीन से कि पाकिस्तान उस कर्जे का सूद भी अब अदा नहीं कर पा रहा। तो और फिर बलूचिस्तान में जैसा आपने देखा कि बलूचिस्तान में इंच बाय इंच पर ईयर के हिसाब से अगर एक सड़क ने बनना है तो वो बीआरआई कब कंप्लीट होगी और क्या होगा। तो बीआरआई का प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि एक जख्मी प्रोजेक्ट है, इस गोइंग नोवेयर। और फिर जो ये इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है अब लेबनान में भी, इसकी वजह से तो मिडिल ईस्ट में तो भूल जाए चाइना बीआरआई को बिल्कुल ही। क्योंकि ये जंग अगर ख़त्म भी होती है, जब भी होगी, तो यहाँ पे इंडिया का ज़्यादा होल्ड होगा बनिस्बत चाइना के, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। और मिडिल ईस्ट इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो ज़्यादा वायबल होगा। इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है, जी जी। डिक्टेटरशिप पे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जी। और डॉक्टर साहब, अभी इस्लामाबाद में भले ही ये लोग दमन का एक तरीका अपना करके फौज को लगा करके देखते ही गोली मारने के आदेश दे करके हाँ लोगों जी। को फौरी तौर पर डरा दें, धमका दें, तीतर बीतर कर दें, पर ये चीजें दबने वाली तो हैं नहीं। नहीं नहीं, दबना क्या है, देखें जी, पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया 1947 में, और आज तक दबाने की कोशिश की है। को क्या दबा लिया उन्होंने? ये दबाया नहीं है। मैं आपको यहाँ ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर डिसइंटीग्रेशन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंडीशंस पूरी की पूरी मौजूद हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मौजूद हैं इस देश के टूटने की और पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद होने की। व्हाट इज मिसिंग इज द सब्जेक्टिव फैक्टर। उसके भी दो पहलू हैं। एक है द सब्जेक्टिव विल ऑफ द पीपल टू फाइंड डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्शन, एंड ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इनटू अ पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। और दूसरा उसका जो है वो सब्जेक्टिव फैक्टर का जो दूसरा पहलू है वो है जो आलमी दुनिया है, यानी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका जो मिसिंग है, वो मिसिंग है इस पूरे प्रोसेस में। यानी जो पुश चाहिए पाकिस्तान को इस गिरती हुई दीवार को गिराने के लिए, वो पुश का सब्जेक्टिव फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। ये अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सब्जेक्टिव फैक्टर जो है, अफगान सब्जेक्टिव फैक्टर मिसिंग है। वो इंडियन सब्जेक्टिव फैक्टर पीओजे को लेके वो भी मिसिंग है। इसी तरह अमेरिका को लेकर चाइना के खिलाफ जो वो उनका है महाज, उस पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, उनको अमेरिका की सपोर्ट मिलने का जो सब्जेक्टिव फैक्टर है वो मिसिंग है। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मौजूद है, सब्जेक्टिव फैक्टर का पे आके बात रुक गई है जी। आज दोपहर में मेरी आदि अचिंत से बात हो रही थी एक सब्जेक्ट के सिलसिले में, बांग्लादेश पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। उनका कहना था कि अब तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में इस बात की होड़ है कि पहले कौन टूटेगा। ये सिचुएशंस जो हैं वो बांग्लादेश में भी दिखाई दे रही है। वहाँ भी कट्टरपंथी जो हैं वो खुल कर के खेल रहे हैं, और यहाँ तो कई तरह की समस्याएं हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अभी आप सिविल वॉर की सिचुएशन देख रहे हैं, और जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है, इससे आप कितना सहमत हैं?
देखिए, दूसरा जो आपका सवाल है उसका तो मैंने मेरे ख्याल है जवाब दे दिया है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मौजूद हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो है वो नहीं है। और उसके भी मैंने 2 पहलू आपको बताए हैं, एक सब्जेक्टिव विल ऑफ द पीपल टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक स्ट्रगल इनटू पॉलिटिकल वन, और दूसरा इंटरनेशनल फैक्ट जो सब्जेक्टिव फैक्टर है वो। जहाँ तक सिविल वॉर का ताल्लुक है चौधरी साहब, ये पॉकेट्स में सिविल वॉर ही चल रही है। केपीके में जो लड़ाई हो रही है टीटीपी की पाकिस्तान आर्मी के साथ, और बलूचिस्तान में जो जंग चल रही है, ये सिविल वॉर ही है। पीओजेके में उस तरह से असले का इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो वो भी हेडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस टू सिविल वॉर। और ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है, ये भी एक किस्म का झलकियां हैं, ये ट्रेलर्स हैं सिविल वॉर के। पाकिस्तान इज इन ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अनलेस this struggle, whether it's Imran Khan struggle or the Baloch struggle or the Pashtun struggle or our struggle in POJK and Gilgit-Baltistan, unless and until they have a one-point political agenda of freeing themselves from Pakistan or of bringing out Imran Khan, nothing can be done. Economic struggles, unless and until they transform themselves into political struggles with an agenda, with a political program, they are doomed to fail. And that vicious cycle goes on and on and on and on until and unless someone, comes up with a political program and fills in that subjective factor that can then ignite the objective factors in the direction of freedom and revolution. और जिस चीज को लेकर के आप बहुत दुखी हो गए थे पिछले दिनों, बहुत ज्यादा निराश और हताश दिखाई दे रहे थे, और आपने एक तरीके से डिक्लेयर ही कर दिया था कि बस वो एक पुरानी कविता है, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हिंदी की, कि यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, कि हमने तो बहुत प्रयास कर हाँ। लिए, जब आप लोगों को सुधरना ही नहीं है हाँ, तो हाँ, फिर हम चले। पर जी। जो आपका ये जितनी भी आपकी जंगजू है, जितना आपका संघर्ष है, वो आपको आसानी से जाने नहीं देगा। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आज पीओजेके को लेकर के या गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के जो भी भारत की इस समय नीति है, या जो भी अतीत में चाहे राजनाथ सिंह साहब के, चाहे एस जयशंकर साहब के, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान आए हैं, आप अभी भी इस उम्मीद से हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो निश्चित ही वो होगा जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखें, वो पॉलिटिकल डायरेक्शन जब तक नहीं होगी ना, इस वक्त 11 मई, मई जो था, मई का महीना, 13 मई 15 मई तक का जो टाइम था, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फेज थी इस पूरी अखंड भारत की स्ट्रगल में। पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो अखंड भारत की स्ट्रगल है, उसमें वो मिस हो गया। और आपने सुना होगा ये कहावत के, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो वो लम्हे जाया हो गए। अब इस वक्त जो इंडिया के साथ जाने वाला जो मामला है, वो बैक बर्नर पे चला गया पीओजेके में। इस वक्त वो आज़ादी का ज़्यादा से ज़्यादा नारा लगा रहे हैं, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के खिलाफ और वजीरों की जो मराहत हैं, इनको ख़त्म करने की बात हो रही है। अब नए सिरे से दोबारा वो नैरेटिव बिल्ड करना, वहाँ काम करना, वो सारा कुछ करना, वो जाहिर है कि अब जीरो से दोबारा, बल्कि माइनस से शुरू करना पड़ेगा। तो उसमें वक्त तो लगेगा उस लेवल तक उसको लाने में। उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पीओजे के की जो सूरत हाल है भारत के साथ शामिल होने की, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। वो सब्जेक्टिव फैक्टर की हवाले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसको अब दोबारा से रीबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। पाकिस्तान पर हमारी भी निगाह है, आपकी तो बिल्कुल बनी ही रहती है, आप लगातार प्रोग्राम भी देते हैं वहाँ के।
तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको तकलीफ देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।